न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत आज मौजूद है जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं और नामी गिरामी साइंटिस्ट हैं। खासतौर पर बासमती धान का जितनी वेराइटीज आज के डेट में हमारे पास है, हमारे देश के पास है, उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बासमती धान क्यों उगाए किसान और उसमें आपका जो महती योगदान है उस पर मैं चाहता हूं जरा कुछ आप बताएं, फिर मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं सवालों में। देखिए, ऐसा है, जो बासमती चावल है यह प्रकृति की एक अनूठी देन है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। विशेष रूप से भारत के जो 7 राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले और उत्तराखंड, इन 7 राज्यों को बासमती के जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में शामिल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी परंपरागत बासमती की किस्में होती हैं उनका स्वाद और सुगंध लाजवाब होता है, लेकिन उनकी एक कमी थी कि उनकी ऊंचाई बहुत पौधे की ज्यादा होती है, करीब करीब 1.5 मीटर से ऊपर होती है, जिसकी वजह से जब दाना भरता है तना कमजोर होने के कारण पौधे गिर जाते हैं और परंपरागत किस्मों की पैदावार मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए सन 60 के दशक में पूसा संस्थान में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में बासमती चावल के ऊपर शोध कार्य शुरू किया गया और मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से हम परंपरागत बासमती की गुणवत्ता है वो अधिक उपज वाले देने वाली किस्मों में समाहित करें। और इसी सिलसिले में हमारी जो पहली किस्म आई, बौनी किस्म, वो पूसा बासमती 1989 में आई। उसके बाद 2003 में हम लोगों ने पूसा बासमती 1121 निकाली, जिसका कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। पकाने के बाद चावल की लंबाई करीब करीब 1 इंच हो जाती है। चावल जो है 4.5 गुना वॉल्यूम में फैलता है। कम चावल बना करके ज्यादा लोगों को खिला सकते हैं और जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं वो भी थोड़ा चावल खा करके चावल खाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से जो सिलसिला है हमारा लगातार नई किस्मों के विकास का चलता रहा और इसके बाद हमारी एक नई किस्म आई पूसा बासमती 1509, जो कि 2013 में इसको विकसित किया गया और ये किस्म 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और खासकर उन क्षेत्रों में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर धान की कटाई के बाद लोग मटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, फसल विविधीकरण में इस किस्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसके साथ ही साथ और नई किस्म आई पूसा बासमती 1692, उसकी भी अवधि 125 दिन की, पैदावार करीब 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। तो ये खासियत इन किस्मों की है, कम अवधि में पककर तैयार होती हैं, ज्यादा पैदावार देती हैं और पिछले वर्ष तो रेट भी इतना अच्छा मिला, करीब करीब 4000 से लेकर के 4500 रुपए क्विंटल का रेट था और किसानों को 1 एकड़ में 1.25 लाख तक जो है कमाई हुई। तो इससे एक बड़ी क्रांति आई है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूसा संस्थान के द्वारा विकसित बासमती किस्मों के निर्यात से देश को प्रति वर्ष, इस वर्ष खासकर 45,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है। $5 बिलियन कुल हमारा जो कृषि का हमारा जो कुल निर्यात है वो करीब $50 बिलियन का है। उसमें बासमती का योगदान अकेले पूसा संस्थान की किस्मों का वो जो है $5 बिलियन का है। तो इससे किसानों के चेहरे पे खुशहाली भी आई है, उनके बच्चों की शिक्षा में विकास हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का वो लाभ उठा सकते हैं अच्छे अस्पतालों में। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा सर्वांगीण विकास बासमती किस्मों के द्वारा हुआ है। और पंजाब में खास तौर से कहा जाता था कि बासमती ज्यादा उगाई जाती है, लेकिन अब मैं हरियाणा के लिहाज से जरा पूछूं और इस पे फिर आपका सुझाव भी अपने किसान भाइयों के लिए चाहूंगा कि हरियाणा, जहां पर दक्षिण हरियाणा का जो हिस्सा है वो पानी की समस्या से जूझता है और हरियाणा की सरकार किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रही है कि अलग अलग और फसलें आप उगाएं, परंपरागत खेती से अलग जाए। बहुत काम किया गया, उसका बदलाव भी दिखा। अगर बासमती हरियाणा के किसान उगाना चाहे तो किस क्षेत्र के लिए ज्यादा बेहतर होगा, या फिर हरियाणा में जहां पानी की कमी है वहां पर भी कोई ऐसी किस्म है जहां पर बासमती धान कोई किसान उगा सकता है? देखिए, ऐसा है, हरियाणा जो है बासमती चावल की किस्मों के उगाने में सबसे अग्रणी राज्य है। अगर हम धान के कुल क्षेत्रफल की और बासमती धान के रकबे की बात करें तो उस दृष्टिकोण से पंजाब में धान की खेती 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है,
लेकिन बासमती चावल का रकबा मात्र 6 लाख हेक्टेयर है पंजाब में। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में धान की खेती सिर्फ 12 लाख हेक्टेयर में होती है, पंजाब में 30 लाख हेक्टेयर है, हरियाणा में 12 लाख हेक्टेयर है, और 12 लाख हेक्टेयर में हरियाणा में 6 लाख हेक्टेयर में धान होता है। तो 50% बासमती, तो 50% धान का रकबा जो है हरियाणा में वो बासमती के अंदर है, जो कि पंजाब में बहुत कम है। 1/4 भी नहीं है पूरे धान का रकबा। तो हरियाणा तो सबसे बढ़िया गुणवत्ता का बासमती चावल पैदा करता है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में यहाँ पर बासमती चावल उगाया जाता है। और हमारी जो किस्में संस्थान के द्वारा विकसित है उसमें पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1401, ये किस्में खासकर जो क्षेत्र है आपका जैसे सिरसा, फतेहाबाद, रानिया, रतिया, ये सब क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर 1401 लगाई जाती है। अगर हम बात करें पानीपत से लेकर के यमुनानगर तक और उधर अंबाला के बॉर्डर तक चले जाएं तो इन सारे क्षेत्रों में जो है पूसा 1121, और पानीपत सोनीपत का कुछ इलाका जैसे सफीदों का इलाका है और मतलौडा का इलाका है, वहां पर ज्यादा मात्रा में 1401 उगाई जाती है। अब जो एक पिछले कुछ दिनों में समस्या आई कि जो हम चावल बासमती का निर्यात करते हैं कई देशों से, खासकर यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उन्होंने अपने जो मानक हैं बहुत स्ट्रिंजेंट कर रखे हैं। जैसे एक दवा आती है ट्राइसाइक्लाजोल, जो फफूंदनाशी दवा है, उसका छिड़काव हम गर्दन तोड़ बीमारी के लिए रोकथाम के लिए करते हैं। तो इस दवा का अवशेष जो है 0.01 ppm अगर पाया जाता है तो भी हमारी चावल की खेप वहां से निरस्त कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से हमारी जो बासमती किस्में हैं उनमें रोग रोधी क्षमता के विकास के ऊपर काम लगातार कर रहे हैं। और 2 वर्ष पहले 2022 में हमने 3 नई किस्में निकाली थी, जिसमें पूसा बासमती 1847 जो कि पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई थी, पूसा बासमती 1885 जो कि पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई थी, और पूसा बासमती 1886 जो कि पूसा बासमती 1401 का सुधार करके बनाई गई थी। और इन तीनों किस्मों में सुधार क्या किया गया था, उसमें पत्ती का झुलसा रोग जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं, और झोंका रोग जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी या गर्दन तोड़ बोलते हैं। तो ये दोनों बीमारियां इन तीनों नई किस्मों में नहीं लगती हैं और इन किस्मों की खेती अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। हमने जो किसान मेला हमारा इस वर्ष लगने वाला था फरवरी में 28 तारीख, 28, 29 और पहले मार्च को, लेकिन कुछ कारणवश मेला स्थगित करना पड़ा। लेकिन हम किसानों को बीज की बिक्री हमने जारी रखी है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं पूसा संस्थान में और इन सारी नई किस्मों का बीज लेकर के जा रहे हैं। तो जो किसान अभी बीज नहीं प्राप्त कर पाए हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आकर अपना बीज ले जाएं और इन किस्मों की खेती करें। कुछ एक और बात मैं आपके माध्यम से, अगर प्रश्न हो आपका तो मैं ले लेता हूं, और 1-2 बातें मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने अभी पिछले वर्ष 2 नई किस्में बासमती धान की विकसित की हैं, जो कि पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979 के नाम से जानी जाती हैं। और इसमें पूसा बासमती 1985 जो है पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है, और पूसा बासमती 1979 पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है। ये सारे नाम जो मैं बता रहा हूँ किसान इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं। आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन किसान बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। और इन दोनों किस्मों में सुधार क्या किया गया कि जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पानी बहुत लगता है। 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए करीब 4000 लीटर पानी लगता है। 1 किलोग्राम चावल में 4000 लीटर पानी लगता है, तब जाकर के 1 किलोग्राम चावल पैदा होता है। तो धान की आमतौर पे खेती जो है वो रोपाई विधि से की जाती है, जिसमें खेत में पूरा पानी भर के और ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, जिसको हम पडलिंग करते हैं या कद्दू करना बोलते हैं। उसमें पानी बहुत लगता है। अगर हमको धान की खेती पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कायम रखनी है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये धान की रोपाई विधि को छोड़ करके हम धान की सीधी बिजाई पर जाएं। तो धान की सीधी बिजाई में बुआई वैसे ही की जाती है जैसे गेहूं की बिजाई की जाती है, और इसमें पानी की काफी बचत होती है। कम से कम 35% पानी कम लगता है, और खासकर जो रोपाई में करीब 4000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है, वो आप सीड्रिल से गेहूं जैसे बुआई कर दीजिए तो रोपाई का खर्चा भी 4000 रुपए किसान का बच जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है धान की सीधी बिजाई में
कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, खासकर रोपाई, जब हम पानी खेत में खड़ा रहता है तो धान के खेत से मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। जब हम सीधी बिजाई करते हैं तो मीथेन का उत्सर्जन बहुत कम हो जाता है, 30-35% जो है कमी आती है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में। तो जब ये तीनों फायदे हैं तो एक सवाल उठता है कि किसान धान की सीधी बिजाई क्यों नहीं कर रहा है, और खासकर हरियाणा सरकार के द्वारा तो इतना समर्थन दिया जा रहा है कि अगर जिस खेत में आपने धान लगाया था पिछले वर्ष, उसमें धान की रोपाई छोड़ करके अगर धान की सीधी बिजाई करते हैं तो सरकार के द्वारा 4,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलता है। अगर आप धान की फसल छोड़ करके दूसरी फसल जैसे मक्का आदि लगाएं तो आपको 7,000 रुपए एकड़ का अनुदान मिलता है। तो इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी किसान अगर उसकी तरफ उतनी तेजी से नहीं इसको अडॉप्ट कर रहा है, तो उसका कारण, एक सबसे प्रमुख कारण था कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा आ जाता है। खरपतवार आने से इतना नुकसान हो जाता है कि लेबर निकाल नहीं समय से पाती है, फिर खरपतवार भर जाता है, खुराक सारा खरपतवार ले जाती है, तो पैदावार कम हो जाती है। हम लोगों ने जो 2 किस्में विकसित की हैं 1979, 1985, ये ऐसी किस्में हैं जिनके बुआई के बाद 18 दिन बाद एक विशेष दवा खरपतवार नाशी आती है, इमिजाथापिर बोलते हैं, उसका छिड़काव अगर करते हैं, सिर्फ एक बार छिड़काव करें तो सारे खरपतवार पूरी तरह से मर जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रण खरपतवारों का हो जाता है। इसको हम एचटी राइस या हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वेराइटीज का नाम हमने दिया है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था ये जानकारी देने के बाद कि वो ये है कि अभी इन दोनों किस्मों को सरकार ने विमोचित कर दिया है, लेकिन जो ये दवा है इमेजेथापर, इसका प्रयोग करने के लिए धान पे अभी अनुमति नहीं मिली है। उसके लिए हम सरकार से प्रयासरत हैं, जल्दी अनुमति मिलने की जो है संभावना है। तो एक बार जब अनुमति मिल जाएगी इस दवा का प्रयोग करने के लिए धान पे, क्योंकि किसी दूसरी किस्म पे अगर धान के प्रयोग कर देंगे तो धान भी मर जाएगा इससे। सिर्फ यही किस्म जिसमें खरपतवार नाशी दवा की प्रतिरोधी क्षमता है, इसके ऊपर खरपतवार नाशी दवा कोई प्रभाव नहीं होगा, खरपतवार सारा ही मार देगी। तो जब तक सरकार के द्वारा अनुमति नहीं मिल जाती है कि ये धान के ऊपर प्रयोग की अनुमति हो गई, तब तक हम इसका किसानों को बीज नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है इन दोनों किस्मों के नाम से 1985 और 1979 का बीज किसान को बेचने की बात कर रहे हैं। अलग अलग चैनलों पे मैंने बहुत सारे YouTube चैनल पे ऊपर देखा। तो अगर कोई ऐसी बात करता है, किसी किसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों के धोखे में किसान न आए, थोड़ा और इंतजार करें। जब ही अनुमति दवा के प्रयोग की मिल जाएगी तो हम पूसा संस्थान के माध्यम से भी इन किस्मों का बीज उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, अगर समय से इसकी अनुमति आ जाती है। लेकिन बाजार से कोई ऐसा बीज न खरीदें। अगर बीज खरीद करके आप दवा का प्रयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो गैर संवैधानिक होगा। उसके ऊपर सरकारी तौर पे आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि अभी उस दवा का प्रयोग धान पे करने की अनुमति नहीं मिली है। तो ये किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है और इंतजार करें जैसे अभी तक आपने इंतजार किया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों को, इससे आपने सचेत भी कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसान भाइयों के सहयोगी बन के, उनके चहेते बन के उनको ही लूटने का काम करते हैं, वो चाहे दवाओं का व्यापार करने वाले हो या फिर बीज का व्यापार करने वाले हो। डॉक्टर साहब, हरियाणा के लिहाज से आपने बताया, आपने बता भी दिया कि हाँ, पानी की समस्या को देखते हुए हरियाणा के लिए कौन कौन से किस्में हैं वो ज्यादा बेहतर, और तमाम किसान इससे अवगत भी हैं। बड़े पैमाने पर आपने कहा कि पंजाब से कहीं ज्यादा 50% हरियाणा के किसान बासमती धान उगा रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था पूसा में, ड्रोन दीदियों से मुलाकात हुई थी, आपसे मुलाकात हुई होगी, क्या बातचीत हुई और क्या बासमती को लेकर जो आपने काम किया है उसको लेकर क्या हुआ? देखिए, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी पूसा संस्थान के परिसर में आए थे और यहाँ पर करीब 1500 द्रोण दीदीज जो हैं उनको द्रोण के ऊपर प्रशिक्षण दिया गया है। उनमें से कुछ द्रोण दीदीज को, सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया था जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, लेकिन पूसा संस्थान में उनमें से कुछ चयनित 20-25 द्रोण दीदीज आई थी और उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। द्रोण का कृषि में क्या क्या संभावित प्रयोग हैं। सिर्फ आमतौर पे जब हम द्रोण की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इससे हम लिक्विड फर्टिलाइजर या दवा का छिड़काव कर देंगे, लेकिन इसके अलावे द्रोण के प्रयोग की बहुत सारी संभावनाएं कृषि के क्षेत्र में है। उससे हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना सकते हैं। द्रोण के द्वारा अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है, फसल का नुकसान होता है, तो फसल बीमा योजना के तहत जो है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है। इसके अलावे फसल में कौन सी बीमारी, कौन सा कीड़ा कब लग रहा है, इस बात का भी हम
अच्छी तरह से ड्रोन के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो जैसे हमारे धान के खेत में आमतौर पे कीड़ा लगता है, किसान भाई जानते हैं, चेपा बोलते हैं जिसको, या तेला बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर। ये आम तौर पे खेत में एक जगह से इसकी शुरुआत होती है और 1-2 दिन के अंदर पूरे खेत में फैल जाता है। ड्रोन में सेंसर लगे होंगे, उनके माध्यम से पता चल सकता है कि कीड़े की शुरुआत हो गई है, नहीं हो गई है, और पता चलते ही फिर दूसरी बार ड्रोन टंकी लेकर के, दवा लेकर के जाएगा, तो जहाँ पे कीड़ा लगा है, वहीं पे छिड़काव करेगा, बाकी जगह छिड़काव नहीं करेगा। तो इससे दवा की खपत में भी कमी आएगी और अवशेष दवा का नहीं होगा, और सही समय पे कीड़े का नियंत्रण होने से पैदावार भी किसान की बढ़ेगी। तो इन सारी जो इसके लाभ हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदियों को इसके बारे में सारी जानकारी दी। ड्रोन दीदियों ने ड्रोन उड़ा करके और दवा का छिड़काव करके, खासकर लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव करके गेहूं की फसल पर उनको दिखाया। तो ड्रोन एक जो इसकी संभावना हमारे कृषि में बहुत अच्छी है। इसके ऊपर अनुदान भी मिल रहा है, चाहे स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उनको इंडिविजुअल किसान हो या संस्थाएं हैं, और अपने पास के कृषि विभाग से संपर्क करके किसान इस दिशा में बात करके और ड्रोन को लेकर के कस्टम हायरिंग सेंटर्स में भी लेकर के इसका प्रयोग आगे, जैसे जैसे आगे आने वाले दिनों में इसका प्रयोग बढ़ेगा, और जब प्रयोग बढ़ेगा तो साथ में ड्रोन के प्रयोग में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। मान लीजिए कोई खराबी आ गई, टेक्निकल कोई कमी आ गई, तो मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल अगर खराब हो जाता है तो हमको फिर मोबाइल की दुकान पे जाना पड़ता है। तो अब इस दिशा में भी हम लोग अपने संस्थान में ड्रोन के ऊपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पायलट की ट्रेनिंग के साथ-साथ जो है किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए कि छोटी-मोटी अगर कमी कहीं आ जाती है तो उसको स्थानीय स्तर पर लोग ठीक कर सकें, ताकि इसका सही तरीके से समुचित प्रयोग हो सके। तो इसकी संभावनाएँ काफ़ी हैं और हमारे समझ से आगे इसका बहुत फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ही, हरियाणा के किसानों के लिए कोई आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे कि अगर धान की फसल में, जो कि पहले से ही तमाम किसान भाई उगा रहे हैं, कोई नई पर्टिकुलर किस्म है जिस पर ज्यादा फोकस करें? किसान भाई किस्मों के बारे में तो हमसे ज्यादा जानते हैं, और उन्हीं से हमको सीखने को मिलता है कौन किस्म कितनी अच्छी कर रही है। और उसमें किस्मों की बात करें तो पूसा बासमती 1509, 1692, 1847, ये एक समूह की किस्में हैं। तीनों किस्में 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। पैदावार भी काफी अच्छी है। 1847 चूंकि बदला हुआ स्वरूप है, इसमें बीमारी, ब्लाइट और ब्लास्ट नहीं आती है, तो इसका रकबा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। उसी तरह से 1885 और 1886 का, पिछली बार 1886 की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी वातावरण के चलते नहीं आ पाई थी। निश्चित रूप से मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इन तीनों नई किस्मों को बड़े पैमाने पर लगाएं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बीज का उपचार जरूर करें। जैसा कि हम जानते हैं, एक बीमारी, बकाने की बीमारी या झंडा रोग इसको बोलते हैं, नर्सरी में रोपाई के बाद कुछ पौधे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद सूख जाते हैं। तो ये झंडा रोग की बीमारी आमतौर पे 10%, 15% का नुकसान करती है और तकरीबन सभी बासमती किस्मों में आती है। इसको नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि आप बीज का उपचार, बावस्टिन नाम की दवाई आती है उसका, या कार्बेंडाजिम जिसको बोलते हैं, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करके बीज का उपचार करके तभी जो है आप नर्सरी डालें। और नर्सरी जब उखाड़ लेते हैं, पौध उखाड़ लेते हैं, पनीरी उखाड़ने के बाद भी जो पनीरी की जड़ है उसको अगर रात भर 24 घंटे बावस्टिन के घोल में डुबो करके रखें तो इससे बखूबी नियंत्रण जो है आपका जो बकाने की बीमारी है उसका हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा एक जैव नियंत्रक आता है, उसका भी प्रयोग आप बीज के उपचार के लिए या पौध उखाड़ने के बाद उसके उपचार के लिए कर सकते हैं। तो इससे बीमारी का नियंत्रण होगा। फसल को बीमारी से बनाएं, कौन सी दवा कितनी मात्रा में, किस समय और किस प्रकार, ये 4 चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम दवा जो है, दवा कोई भी दवा या कोई भी केमिकल जो हम धान की खेती में प्रयोग करते हैं या अन्य खेती में प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे लिए दवाई है वैसे लिए उसी तरह से ये कृषि रसायन जो है पौधों के लिए दवाई का काम करते हैं, अगर उनका प्रयोग सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरीके से किया जाए। लेकिन अगर हम अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, उससे हमको बचना चाहिए। ये मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं बहुत जल्द पूसा आकर वहां पर आप लोगों ने जो तमाम वैरायटीज लगा रखी है उसको जरूर देखूंगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा और किसान भाइयों तक वो जानकारी पहुंचे। आज बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, आगाह भी किया किसानों को कि सचेत भी रहना है, लेकिन जो किस्में है बेहतर तरीके से किसान जाता है, लेकिन एक साइंटिस्ट के नजरिए से अगर किसान उस चीज को समझेगा उसका लाभ
और ज्यादा उसको मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।